सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया महीना यानी कि 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा और स्वर्ण मुकुट किसने प्रदान किया, किस देश ने? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा और एक स्वर्ण मुकुट से उनको सम्मानित किया। और उन्हें ये सम्मान एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप आप कह सकते हो ये सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए हैं। अच्छा, ये जो इनको स्वर्ण मुकुट मिला है ना, ये वहाँ के सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति है, रेप्लिका है, जो एकता, स्थिरता और शांतिपूर्ण शासन का प्रतीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना, साउथ कोरिया का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है उसका नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। ये जो मुगुंगवा है ये साउथ कोरिया का राष्ट्र फूल है, उसी के नाम पे ये नाम रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको साउथ कोरिया तो लेकर के ही चलूंगा, लेकिन जैसे कि ये साउथ कोरिया का सर्वोच्च सम्मान हो गया, इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान दिए थे। तो जैसे कि अभी लेटेस्ट नामीबिया का इनको मिला था मोदी जी को ऑर्डर ऑफ वेलविसिया। उससे पहले ब्राजील का मिला था ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने उनको दिया ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। घाना देश का सर्वोच्च सम्मान मिला जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साइप्रस का मिला ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। श्रीलंका का मिला जिसे कहते हैं मित्र विभूषण। मॉरिशस का मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। बारबाडोस ने उनको दिया ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो ये जो मैंने आपको रिवाइज कराई ये सारे 2025 में जो इस साल मिले हैं वो वाले मैंने आपको रिवाइज कराए। अब देखो, बात हमारे प्रश्न में साउथ कोरिया की हो रही थी, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और प्रेसिडेंट कौन बने थे? ली जे म्यूंग। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। और साउथ कोरिया ने अपनी नई स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया था, उसका नाम है कासा। और अभी स्कूल कक्षा में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भी पारित किया था साउथ कोरिया ने। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था साउथ कोरिया ने एक मॉन्स्टर मिसाइल भी लॉन्च किया, उसका नाम है ह्यूनमू 5। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया है। ये पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है और रशिया ने कहा कि इसे रोकना असंभव है। इसकी स्पीड बताई जा रही है लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा और वजन है करीब 100 टन का। और ये काम कैसे करेगा? मतलब ये पानी के नीचे चलेगा और जब भी जैसे कि दुश्मन देश की तरफ इसे फायर करना है, फायर कर देंगे और ये दुश्मन देश के समुद्री तट से टकराएगा और एक भयंकर धमाका होगा, जिससे वहाँ पे सुनामी तो आएगी ही सही, साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी फैल जाएंगे, रेडियो एक्टिव तरंगे फैल जाएगी चारों तरफ। पूरा पानी जो अंदर की तरफ जाएगा वो दूषित हो चुका होगा, चारों तरफ रेडियो एक्टिव तरंगे फैल चुकी होगी, मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियर का यूज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नष्ट होगा कि फिर से बचना बहुत सालों तक मुश्किल होगा। तो ये ऐसे काम करेगी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही रशिया ने बुरेवेस्टेनिक नाम से एक अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया था। और उसके 2-5 दिन बाद ही एक और ये न्यूक्लियर पावर्ड परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन को अभी इन्होंने परीक्षण किया, इसको लॉन्च किया। रशिया आजकल फुल फॉर्म में है और न्यूक्लियर ऑपरेटेड चीज़ें ज़्यादा बना रहा है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो रशिया की बात करेंगे, लेकिन जैसे कि ड्रोन की हमने यहाँ बात करी है, ये पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है। इसी तरह से कुछ ड्रोन से संबंधित प्रश्न मैं आपको और करवाता हूँ। अभी भारत जो है ये MQ-9B आर्म्ड ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार ड्रोन ड्रैगन ड्रोन ये किसने तैयार किया? यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवस्त्र। इंडिया यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में।
भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। ड्रोन प्रहार अभ्यास भी हुआ, भारतीय सेना ने किया, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात किया, पंजाब ने। और भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन नाथन 2025 का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा जयपुर। और अभी असम राइफल ने एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया था? ट्रिपल आईटी मणिपुर। और अभी भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को लॉन्च किया था। ये तो ड्रोन की बात हो गई, लेकिन प्रश्न हमारा रशिया से था, तो ले चलते हैं आपको रशिया। ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हो गए मिखाइल मिशुस्तिन, रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। बाकी आपको याद है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश यही है, रशिया। रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में अभी भयंकर भूकंप आया था, 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण ही कमचटका प्रायद्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है क्लुचेवस्काया, इसमें विस्फोट हुआ था। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी के कुछ दिन बाद कमचटका प्रायद्वीप में ही क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल के बाद विस्फोट हुआ था। रशिया ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर वेनेरा डे मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका, जिसको कहते हैं एंटेरोमिक्स, ये डेवलप किया रशिया ने। जपड एक्सरसाइज का आयोजन किया था रशिया ने, बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, रशिया में ही हुआ था। इसका आयोजन रशिया और बेलारूस ने मिलकर किया था। अभी इंदिरा अभ्यास का आयोजन हुआ था भारत और रशिया के बीच में। जो आर्मी वाला संस्करण है वो तो बीकानेर राजस्थान में हुआ, और जो नेवल नौसेना संस्करण है वो चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सेफ्रॉन ने, फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, और इन दोनों ने मिलकर के लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहां पर किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन जो एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के अभी तेलंगाना के हैदराबाद के आदिबाटला में लीप इंजन के घूमने वाले पार्ट्स बनाने के लिए एक नई यूनिट, एक नया प्लांट शुरू किया है। मतलब यहाँ पे विमानन इंजन के पुर्जे बनेंगे। ये जो लीप इंजन है ये क्या है? आप कह सकते हो ये एक मॉडर्न टर्बोफैन जेट इंजन है। ये जेट इंजन के कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये दूसरे जो नॉर्मल इंजन होते हैं उनकी तुलना में 15% तक कम ईंधन की खपत करता है, कम कार्बन उत्सर्जन करता है, और नॉइस यानी कि शोर भी बहुत कम करता है। सेफ्रॉन कंपनी ये फ्रांस की है, जेट इंजन बनाती है, और अभी ये टाटा कंपनी के साथ मिलकर के हैदराबाद में लीप इंजन के घूमने वाले पार्ट्स बनाएगी, कल पुर्जे बनाएगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी ने फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ भी समझौता किया था, जिसमें ये एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे भारत में भी, कहाँ पे? कर्नाटक में बनाएंगे। कौन सा हेलीकॉप्टर होगा? वो H-125 हेलीकॉप्टर होगा, और ये भारत में पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट होगा। इसके अलावा भी कल परसों हमने पढ़ा था कि भी भारत ने SJ-100 नागरिक यात्री विमान के उत्पादन के लिए रशिया की एक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उसके साथ भी समझौता किया था। ठीक है, तो ये दोनों एग्रीमेंट भी याद रखना साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 500 गीगावाट। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये डेटा जारी किया है और उसमें बताया कि भारत ने 30 सितंबर 2025 तक 500.89 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को हासिल कर लिया है। तो मतलब 30 सितंबर 2025 तक हमारी जो टोटल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है वो कितनी हो गई है? 500.89 गीगावाट। इसमें से अगर बात करें जीवाश्म यानी कि फोसिल वाली, यानी कि कोयला से जो बिजली बनती है, जिसे आप कहते हो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो कितनी है? 245 गीगावाट। और जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी क्षमता कितनी है? 256 गीगावाट की है। परसेंटेज में आप देखोगे तो नॉन रिन्यूएबल वाली है 49% और रिन्यूएबल वाली हो गई है 51%। और रिन्यूएबल में भी अगर देखेंगे अलग अलग तरह से है, जैसे कि सोलर एनर्जी की है 127 गीगावाट, विंड एनर्जी से आई है 53 गीगावाट, और हाइड्रो पावर से आई है 47 गीगावाट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का है। और भारत का ये भी लक्ष्य था
2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। तो अभी आप देखोगे वो हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। अभी आज ही के प्रश्न में हमने देखा जो भारत की टोटल स्थापित बिजली क्षमता वो 500.89 गीगावाट हो गई है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, रिन्यूएबल एनर्जी की है, 51% है। 51% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनी है। और 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्र एकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। 2025 में उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल जी, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्यों क्यों कहते हैं लौह पुरुष? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग 565 रियासतों को देश में मिलाया था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे और भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे। और भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था 1991 में। उनका जन्म होता है नाडियाद, गुजरात में। और इनके ऊपर एक स्टैचू भी हमने बनाई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। इसकी हाइट है 182 मीटर की। फुट में बात करोगे 597 फुट। कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया के पास नर्मदा घाटी में। और इसके मूर्तिकार है रामवी सुतार। आपको बता दूं 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ये एक तरह का किसान आंदोलन था, और उन्हें सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और उन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और सरदार पटेल ने ही स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। अच्छा, ये राष्ट्र एकता दिवस जो हमने मनाया, इसकी थीम भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वन नेशन वन स्पिरिट। विविधता में एकता, एक राष्ट्र एक भावना, इसकी थीम है। और ये भी पॉइंट नोट कर लेना, हर साल सरदार पटेल जी की याद में ही विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। अक्टूबर के लास्ट वीक को मनाते हैं। तो अभी 27 अक्टूबर से लेके ये 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसकी थीम भी है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन राष्ट्र एकता दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। अब अक्टूबर खत्म हो गया इसी दिवस के साथ। चलो एक काम करता हूँ, अक्टूबर के जो जो इंपॉर्टेंट डेज है एक बार फिर लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान से सुनना। देखो, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, इंटरनेशनल कॉफी डे था और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे था। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे था, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे और आईटीबीपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ये तो 24 अक्टूबर तक के मैंने आपको दिवस बता दिए। इसके बाद भी अगर एक आध दिवस कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद हमने कौन कौन से दिवस पढ़े हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया, तो आंसर होगा आईएनएस सतलुज। तो अभी आईएनएस सतलुज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल एरिया में हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का क्या मतलब हो गया? समुद्र, नदियों या झीलों के पानी के नीचे की जगहों की मापतोल करना, मतलब पानी कितना गहरा है, नीचे कैसा भूभाग है, चट्टाने हैं, रेत है, गड्ढे हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठी करना। इसके लिए सोनार डिवाइस का, सोनार उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और यही कहलाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो यहाँ पे भारत का कौन सा जहाज है? आईएनएस सतलुज। तो याद रखना, आईएनएस सतलुज ये इंडियन नेवी का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, मतलब यही काम करता है ये। और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे कमीशन किया गया था 1993 में। ये संध्याग श्रेणी का पोत है और ये दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न क्या था?
अभी किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? तो आंसर होगा आईएनएस सतलुज। अच्छा, आईएनएस का क्या मतलब हो गया? इंडियन नेवल शिप। इसी तरह से कुछ और शिप्स मैं आपको बताता हूँ। एक आईएनएस विक्रांत के बारे में आपने सुना है, भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस अर्नला, ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। अभी तो दूसरा भी आ गया, दूसरा है आईएनएस एंड्रॉथ। आईएनएस अरिहंत क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत क्या है? भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। इसे अभी विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत आईएनएस निर्देशक है। पहला था आईएनएस संध्याक। और भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी। इसका नाम है विनेत्रा। रूस निर्मित आईएनएस तुशील को अभी 9 दिसंबर 2024 को रूस के कालिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए आईएनएस गुलदार जहाज को डुबोएंगे। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश। और प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, उसका नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य। ठीक है, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पॉल बिया ये 92 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा कैमरून। तो पॉल बिया ये अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। इनकी उम्र 92 वर्ष है। वे कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। वैसे तो वे 1982 से यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर हैं, और अभी जब वे 8वीं बार राष्ट्रपति बने तो वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए किसी भी देश में। वे 1982 में कैमरून के जो पहले राष्ट्रपति थे अहमदो, उनके इस्तीफे के बाद सबसे पहले वहां पे राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमा को ही समाप्त कर दिया। मतलब इनको पहले से पता था कि अब हर बार मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, तो इसकी सीमा को ही खत्म कर दो। तो तब से ये लगातार 8वीं बार यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। अब पहले मैं आपको कैमरून लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में कैमरून। कैपिटल होती है याउंडे और करेंसी होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बाकी अब कुछ लेटेस्ट जो अभी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी साने ताकाइची। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री फोर्टुनाट रुफेन। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कर्नल माइकल। नेपाल की पहली महिला इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने थे जोनास कहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने थे सेबेस्टियन लेकोर्नु। और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर कैरलिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने थे निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामल एदरेस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। और यमन देश के प्रधानमंत्री बने थे सलीम साले बिन ब्रे। तो लगभग 18 देशों के अभी लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय पोलो कप 2025 को किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे भारत ने। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पोलो कप 2025 की, जो अभी हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में, और इसको भारत ने जीत लिया। यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान थे सवाई पद्मनाभ सिंह। भारत ने यहाँ पे किसको हराया? तो अर्जेंटीना को हराया है। अच्छा, पोलो से मुझे याद आता है एक प्रश्न कि भारत में पोलो खेल का जन्म स्थान कौन सा है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय पोलो कप 2025 अभी हुआ था नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में। भारत ने जीत लिया, अर्जेंटीना को हराया। बाकी चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में कहा अंतरराष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो अंतरराष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल सेलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0, जिसे याद रखना वी केयर 2025 के भी नाम से जाना जाता है। अभी ये 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक हुआ। कहाँ पर? गोवा में। और उद्देश्य है मिट्टी और जल की लवणता से जुड़ी चुनौतियों और वैश्विक प्रभाव का समाधान खोजना, ये इसकी थीम है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट सम्मेलन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, पहले देखो।
अगर पूछे ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ था दुशानबे, ताजिकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक हुई थी नई दिल्ली में। 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था सिंगापुर में। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हुआ नई दिल्ली में। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, और ये हुआ था फ्रांस के नीस में, और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। अब अगला वाला 2028 में होगा, चौथा संस्करण। चीन और साउथ कोरिया मिलकर के इसको होस्ट करेंगे। जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ बॉन, जर्मनी में। और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 हुआ नैरोबी, केन्या में। और ये पहली बार था जब ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ, ये याद रखना। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमिटीज का जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ वो मुंबई में हुआ। और इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ था ये देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा नमितवीर सिंह वालिया ने। तो पंजाब में जालंधर निवासी नमितवीर सिंह वालिया ने शतरंज में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जीत लिया है। और इस तरह से वो जालंधर के ही दुष्यंत शर्मा के बाद पंजाब के दूसरे अंतरराष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं। मतलब ये खिताब जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए पंजाब से, पहले दुष्यंत शर्मा थे। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी वैसे चेस की बात है, चलो चेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आप जानते हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर, उन्हें ही पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। और अगर पूछे ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला, कोनेरू हम्पी है। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। और 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड है वो हुआ था हंगरी की बुडापेस्ट में। मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में भारत विजेता रहा। उसके अलावा 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है वो हुआ था ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, इसको कोनेरू हम्पी ने जीता। फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता। और चेन्नई के हैं डी गुकेश, अभी चीन के डिंग लिरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब इन्होंने जीता था। वैसे आप जानते हो पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। तो फिडे की बात करें, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोर्कोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने कहाँ से उड़ान भरी थी? अंबाला वायु सैन्य स्टेशन। फिर पूछ रहे हैं कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे अतिथि होंगे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। और चर्चा में रहा IUCN के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? मृदा सुरक्षा। मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 किसने लॉन्च की? ये साउथ कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत। और भारत ने SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? रशिया। चर्चा में रहा कल्याण सिंह नगर किस राज्य का नवीनतम जिला होगा? उत्तर प्रदेश। धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। और रांची में हुए SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में टॉपर रहा भारत। और आखिरी प्रश्न था किसने ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया? तो XAI ने या एलन मस्क आप कह दो। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा जेनिफर गार्लिंग्स। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।